हेलो गाइस, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रकाश विद्युत समीकरण के बारे में डिस्कस किया था और उस पर आज के सेशन में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है देन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे लिंक मिलेगा, उस लिंक को टैप कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। साथ ही अगर किसी को कुछ भी डाउट, प्रॉब्लम, क्वेरी, क्वेश्चंस हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमने जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी थी गाइस, प्रकाश विद्युत समीकरण, वो ये था कि फोटोन द्वारा दी गई कुल ऊर्जा E बराबर होती है कार्यफलन फाई नॉट और प्लस गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम के बराबर। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने कहा था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और आज हम इसी पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसमें से 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और एक क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। और ये जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं कराऊंगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप इन क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दैट द मैक्सिमम एनर्जी मेजर्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 nanometer. It is observed that the maximum energy of the electron is doubled, which are emitted when used by a light of 400 nanometer wavelength. Calculate the work function in electron volt. कहने का मतलब कि जब किसी धातु की सतह पर कोई प्रकाश आपतित होता है 6000 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का। ठीक है, तो पहली जो तरंग दैर्ध्य दे रखी है हमें लैम्डा 1, वो दे रखी है 600 नैनोमीटर, यानी कि 600 इंटू 10 की घात माइनस 9 मीटर। नैनोमीटर का मतलब 10 की घात माइनस 9 मीटर। तो इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनकी कुछ गतिज ऊर्जा है, मान लेते हैं k है। कितनी है? k। ठीक है, k1 को मान लेते हैं अपन, k मान लेते हैं, तो इसकी गतिज ऊर्जा k प्राप्त होती है। इट इज ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड व्हेन लाइट यूज्ड ऑफ 400 नैनोमीटर। अब जब अपन दूसरा प्रकाश इस पे आपतित करते हैं धातु की सतह पर जिसकी तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर है, यानी 400 इंटू 10 की घात माइनस 9 मीटर, तब दूसरी बार जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा पहले जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए थे उनकी गतिज ऊर्जा की दोगुनी प्राप्त होती है। क्लियर? तो हमें ज्ञात करना है उस मेटल का वर्क फंक्शन, यानी कि हमें ज्ञात करना है उसका कार्यफलन, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें ज्ञात करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्वेश्चन समझ में आ गया कि धातु की सतह पर जब 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का कोई प्रकाश आपतित होता है तो इससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा मान लेते हैं k है। दूसरी बार जब हम 400 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु की सतह पर डालते हैं तो उस स्थिति में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा डबल हो जाती है, 2k हो जाती है। तो उस धातु का कार्यफलन क्या होगा? ठीक है, समझिए। तो यहाँ से हम देखते हैं प्रकाश विद्युत समीकरण से k मैक्सिमम यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? k मैक्सिमम बराबर होता है E माइनस फाई नॉट। क्लियर? इसी को हम क्या लिखते हैं? इसी को लिखते हैं k मैक्सिमम इज इक्वल टू, E को क्या लिखते हैं? E होता है h न्यू और माइनस फाई नॉट। ठीक है, न्यू की जगह हम क्या लिखते हैं? न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? k मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है h c अपॉन लैम्डा माइनस फाई नॉट। क्लियर है गाइस? अब हम जब पहले प्रकार की तरंग की बात करेंगे, यानी जब लैम्डा की जगह कितना आएगा? लैम्डा 1, तो k मैक्सिमम की जगह कितना आएगा? k आएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा? k, या इसको मैं k1 लिख लेता हूँ। चलिए इसको अपन क्या लिख लेते हैं? पहली बार जो गतिज ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है उसको k1 लिख लेते हैं, दूसरी बार जो आएगी वो 2k1 के बराबर आएगी, पहले की डबल। ठीक है, बात तो वही है। इसको अपन 2k1 लिख लेते हैं, तो k1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? hc अपॉन लैम्डा माइनस फाई नॉट। इसको अपन ने दे दिया समीकरण 1। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार के अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो दूसरे बार इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k2 क्या आएगी? वो आएगा hc अपॉन लैम्डा की जगह लैम्डा 2 और माइनस धातु का कार्यफलन तो निश्चित होता है फाई नॉट। इसको दे दिया समीकरण 2। क्लियर? अब हम क्या जानते हैं कि k2 किसके बराबर है? k2 बराबर है 2k1 के बराबर, यानी इस k2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2k1। तो इसको समीकरण 2 न देके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चूंकि k2 का मान 2k1 के बराबर है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? k2 की जगह आ जाएगा 2k1 इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा 2 और माइनस फाई नॉट। इसको दे दिया मैंने समीकरण 2। क्लियर? समीकरण 1 में k1 का मान दे रखा है ये पूरा का पूरा, तो इस k1 का पूरा मान हम कहाँ रख देते हैं? इसमें रख देते हैं, या फिर हम क्या करें? समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देते हैं। तो इक्वेशन 2 में किसका भाग देते हैं? इक्वेशन फर्स्ट का।
तो 2k1 अपॉन k1 ये आ जाएगा 2k1 अपॉन k1 इज इक्वल टू इस पूरे में इसका डिवीजन आ जाएगा, ये आ जाएगा hc अपॉन λ2 माइनस 5 नॉट और अपॉन hc अपॉन λ1 माइनस 5 नॉट। क्लियर, k1 से k1 कैंसिल, ये मेरे पास भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स hc अपॉन λ1 माइनस 5 नॉट और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा hc अपॉन λ2 माइनस 5 नॉट अगेन। क्लियर, यहाँ से अंदर अपन मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा 2hc अपॉन λ1 माइनस 2 5 नॉट इज इक्वल्स टू hc अपॉन λ2 माइनस 5 नॉट। क्लियर, ये माइनस 5 नॉट 2 उधर गया तो प्लस हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2hc अपॉन λ1 माइनस ये इधर आया तो माइनस hc अपॉन λ2 इज इक्वल टू ये 2 उधर गया तो प्लस हो जाएगा और 2 5 नॉट माइनस 5 नॉट, तो यहाँ पे केवल मेरे पास क्या बचेगा 5 नॉट बचेगा। क्लियर है, चलिए यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे इन दोनों में मुझे hc कॉमन दिख रहा है तो hc कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 2 अपॉन λ1 माइनस 1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू 5 नॉट। हमें तो 5 नॉट की ही वैल्यू निकालनी है, यहाँ से वैल्यू पुट अप कर देते हैं। h का मान क्या होता है, प्लांक नियतांक है तो इसका मान होता है 6.6 10 की घात माइनस 34। c किसका मान है, प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 की घात 8 और 2 अपॉन λ1 का मान कितना दे रखा है, देखिए λ1 का मान है 600 इंटू 10 की घात माइनस 9 और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की घात ये आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है, तो इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की घात माइनस 7, तो यहाँ पे इसकी जगह तो क्या लिख लेंगे 6 इंटू 10 की घात माइनस का 7 और माइनस 1 अपॉन यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 10 की घात माइनस 7। अब थोड़ी जनरल मैथमेटिक्स है, ठीक है, जनरल मैथमेटिक्स को अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं यहाँ पे रफ कर दूंगा इसको। चलिए इसको रफ कर देते फिर। रफ कर देते इसको। क्या आ जाएगा मेरे पास, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 7, दोनों में 10 की घात माइनस 7 कॉमन है, 10 की घात माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, 6.6 10 की घात माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की घात माइनस की 8 और 10 की घात माइनस 7 नीचे कॉमन, ये आ जाएगा 2/6 और माइनस 1/4 5 नॉट। ठीक है, यहाँ से देखिए ये 10 की घात माइनस 8 और 10 की घात माइनस 7 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस 8 प्लस 7 माइनस का 1 आ जाएगा 6.6 10 की घात माइनस 34। अच्छा मैं इसको गुणा कर देता हूँ, 6.6 इंटू 3 6.6 इंटू 3 इंटू 10 की घात माइनस 34 माइनस 8 और ये ऊपर गया तो प्लस का 7, यहाँ पे ये कितना आएगा 1/3 माइनस 1/4 बराबर 5 नॉट। क्लियर, यहाँ से देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 18 18 और 1 19 10 की घात माइनस या माइनस 8 और माइनस 7 माइनस का 1 और माइनस का 34 माइनस का 35, यहाँ क्या आएगा दोनों का एलसीएम 12 4 माइनस 1 बराबर 4 माइनस 1 कह रहे 4 माइनस 3 5। क्लियर, यहाँ आ जाएगा 19.8 इंटू 10 की घात माइनस 34 इंटू 1/12 बराबर 5 नॉट। ये जो 5 नॉट का मान आएगा गाइज ये आएगा जूल में, हमें किस में चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 का भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा 19.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 30, ये प्लस का 8 था नहीं, ये प्लस का 8 है बिल्कुल, ये प्लस का 8 है तो प्लस 8 और ये प्लस का 15 हो जाएगा, ये प्लस का 15 34 में से 15 गया, ये 34 और प्लस का 15 34 में से 14 गया तो 20 बचता, ये 19 बचेगा ना, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 19। ठीक है, और अपॉन 12 मैंने कहा ये जूल में आएगी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इसमें किसका भाग 1.6 10 की घात माइनस 19 का भाग देंगे, क्योंकि मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 की घात माइनस 19 जूल के बराबर होता है। हमने डिस्कस किया था कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10 की घात माइनस 19 जूल के बराबर, तो अगर हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो इसका भाग देना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए 10 टू द पावर माइनस 19 से 10 टू द पावर माइनस 19 कैंसिल, यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, ये पॉइंट हटा तो ये भी पॉइंट हटा, 198 अपॉन 12 इंटू 16, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अप्रोक्स आएगी 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, यानी कि उस धातु का कार्यफलन 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
चलिए आई होप आपने ये लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, इसको रफ कर देते हैं। सारे के सारे ये क्वेश्चंस आपको फेयर काम में करने हैं, ठीक है, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यू हैव टू परफॉर्म ऑल दोज वर्क्स आपके फेयर काम में। तो दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी मेटल का वर्क फंक्शन दे रखा है, मतलब फाई नॉट दे रखा है, वो है 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अ रेडिएशन ऑफ 2200 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस। इस धातु की सतह पर 2200 एंगस्ट्रॉम है ना का तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश आपतित होता है। 2200 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। इस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश इस धातु की सतह पर आपतित होता है। व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अपन को फाइंड आउट करनी है। व्हाट शुड बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर दीज इलेक्ट्रॉन्स सो दैट दे कैन मूव आउट ऑफ दिस सरफेस। और इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए निरोधी विभव का मान क्या होगा। समझिए कि किसी धातु का कार्यफलन दे रखा है 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस धातु की सतह पर कोई प्रकाश आपतित होता है, उस प्रकाश की तरंगदैर्ध्य दे रखी है 2200 एंगस्ट्रॉम, यानी 2200 × 10⁻⁻10 मीटर। तो इस स्थिति में उससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, तो उससे इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होगी उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी, और उस प्रकार के किसी इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें कितना निरोधी विभव लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम जानते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो होती है E माइनस फाई नॉट के बराबर। E क्या होता है, ये होता है h न्यू माइनस फाई नॉट। अब ये h न्यू क्या होता है, h न्यू की जगह हम लिख सकते हैं hc/λ माइनस फाई नॉट। तो सीधे अपन को वैल्यू पुट अप करनी होती है। बट याद रखिए यहाँ पे फाई नॉट किस में दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, और हम जो ये वैल्यू निकालेंगे hc/λ ये जूल में आएगी, मतलब इसको अपन को किस में बदलना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको हम अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं hc/λ, h का मान क्या होता है 6.6 10⁻⁻34 जो कि प्लैंक नियतांक है। c का मान होता है 3 × 10⁸, और लैम्डा का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2200 10⁻⁻8। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 22 × 10⁻⁻8 लिख सकते हैं मीटर। तो यहाँ से आ जाएगा 22 × 10⁻⁻8। क्लियर। अब देखिए ये पॉइंट अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, ये पॉइंट हट गया तो ये 66 हो जाएगा, और यहाँ पे ये पॉइंट हटाने का मतलब है कि ये 8 की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। क्लियर है ना भाई, नीचे आ जाएगा ना एक पॉइंट, ये पॉइंट हट गया, यहाँ से ये पॉइंट हट गया, तो ये 8 की जगह मैं 7 कर दूँ। चलो इसको मैं नीचे रहने देता हूँ, ये -8 का 8 रहता, तो यहाँ से अगर पॉइंट हटेगा तो ये जो 8 था इसकी जगह 7 हो जाएगा। अब देखिए इसमें इसका भाग कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है। तो यहाँ से hc/λ बराबर क्या आ जाएगा, 3 × 3 9, यह आ जाएगा 9 × 10⁻⁻34, और ये प्लस का 7, -8 ऊपर जाएगा तो प्लस का 8 एज इट इज। तो कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 9 × 10⁻, अभी अपन ने किया था -19, यही आएगा। ये किसकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू जो आएगी जूल में आएगी। हमें इसको किस में बदलना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है। तो हम इसमें किसका भाग देंगे, हम इसमें देंगे 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये किस में बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। -19 से ये -19 कैंसिल, तो 9 में 1.6 का अगर भाग देंगे तो hc/λ का मान आएगा 9 की जगह 90 लिखो, और यहाँ 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखिए 16 5 80, 10 बचा 100, 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। ये आ गया मेरे पास 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट hc/λ का मान। तो इसको आपस किस में रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। सो इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू रख देते हैं सेकंड की, तो मेरे पास आ जाएगा इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट। ये hc/λ की वैल्यू रख देते हैं, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा जो आएगी क्या आएगी, इस पूरे की जगह आ जाएगा 5.6, या आ जाएगा 5.6 माइनस फाई नॉट का मान कितना है 3.8, इसमें से इसको माइनस किए देते हैं तो 16 में से 8 गया 8 बचा, और इसमें से गया 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि जब धातु की सतह पर जिसका कार्यफलन 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कोई ऐसा प्रकाश आपतित हो जिसकी तरंगदैर्ध्य 22 × 10⁻⁻8 मीटर है, तो इस स्थिति में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब इसको रोकने के लिए हमें कितना अधिकतम विभव लगाना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल देखते हैं। ठीक है, तो हम इसका निरोधी विभव देखें। स्टॉपिंग
पोटेंशियल। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा और स्टॉपिंग पोटेंशियल में रिलेशन होता है कि काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम बराबर होती है ई वी नॉट। बहुत बार बता चुका मैं। तो इस काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ई वी नॉट बराबर क्या आ जाएगा? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ई से ई कैंसिल, मतलब इसको रोकने के लिए हमें 1.8 वोल्ट लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी धातु की सतह पर कोई 2200 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है तो उससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। और अगर हम चाहे कि प्रकाश धारा न प्रवाहित हो तो संग्राही प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना, उस बैटरी पर वोल्टेज कितना रखना है? 1.8 वोल्ट। ये उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस और इसको अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। चलिए, होप आपने ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन अपन देखते हैं जो कि ग्राफिकल क्वेश्चन। देखिए ग्राफ दे रखा है, उस ग्राफ को मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन और है। इंपॉर्टेंट प्लस इजी। ये है फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे है पोटेंशियल। ठीक है, ये दे रखा है वोल्ट में 6 और 20 पे। और 20 पे 10 से 4। चलिए देखिए क्वेश्चन दे रखा है गाइस, जिसमें एक ग्राफ दे रखा है और हमें कुछ वैल्यू पूछी है। क्या वैल्यू पूछी है? दैट फाइंड आउट द फॉलोइंग वैल्यूज इन द गिवन ग्राफ। पहली जो इसने वैल्यू पूछी है वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब दहली आवृत्ति। तो पहला हमें दहली आवृत्ति निकालनी है। दूसरा इसने पूछा है वर्क फंक्शन फाई नॉट निकालेंगे। और तीसरा इसने पूछा है प्लांक नियतांक, प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसने ग्राफ दे रखा है और इस ग्राफ से हमें कुछ वैल्यू पूछी है इसने कि फॉलोइंग ग्राफ में ये किसके किसके बीच में है? पोटेंशियल के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में। हम इस ग्राफ को पढ़ चुके हैं, है ना। इस ग्राफ में जब अपन ने पढ़ा था तो हमने किस तरह से इस ग्राफ को डिराइव किया था? हमने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखी थी, ई वी नॉट बराबर होता है एच न्यू और माइनस फाई नॉट। तो यहाँ से वी नॉट बराबर मैंने लिखा था एच अपॉन ई न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई, ये लिखा था। और इसको मैंने कहा था समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी के बराबर, है ना। जहाँ पे हमने क्या देखा था कि v नॉट तो y को रिप्रेजेंट करता है और m जो है ढाल वो किसके बराबर आता है? h अपॉन ई के बराबर। और ये c किसके बराबर आता है? ये c जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होती है वो c होती है ना। और ये c किसके बराबर बताया था मैंने? फाई नॉट अपॉन ई के बराबर होता है। ठीक है, और x जो ढाल होता है m इसका, ये वाला, ये m यानी कि ढाल जो होता है वो होता है tan थीटा और वो किसके बराबर होता है? h अपॉन ई के बराबर। तो ये लिख दिया मैंने h अपॉन ई के बराबर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है, तो इसी को हमको सॉल्व करना है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, हमें पहले निकालना है इसकी दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति होती है न्यू नॉट। ठीक है, तो हम दहली आवृत्ति जानते हैं। दहली आवृत्ति बेसिकली क्या होती है? यहाँ से लेके यहाँ तक जो आवृत्ति होती है उसे हम दहली आवृत्ति कहते हैं। मैंने बताया था कि यहाँ तक कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता ही नहीं है और यहाँ से लेके यहाँ तक की आवृत्ति को हमने दहली आवृत्ति कहा था। लेक्चर अगर बढ़िया से पढ़ा है तो सब कुछ याद होगा और नहीं पढ़ा है तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी गाइस। तो यहाँ से अगर मैं दहली आवृत्ति बताऊँ तो दहली आवृत्ति सीधे ही दे रखी है। दहली आवृत्ति किसके बराबर है? 10
और 10 नहीं है, ये इसकी आवृत्ति दे रखी है इंटू 10⁻14 के रूप में। तो यहाँ से बाय ग्राफ हम सीधे ही आंसर दे सकते हैं सॉल्यूशन में। इसका पहले का आंसर जो आएगा न्यू नॉट किसके बराबर आएगा, दहली आवृत्ति दे रखी है कितनी 10 क्या इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो 10 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये तो इसकी क्या आ गई मेरे पास, दहली आवृत्ति आ गई। ठीक है, सीधे तौर पे हमें जब ये ग्राफ पढ़ा था तो मैंने सारी ये वैल्यू बताई थी। तो दहली आवृत्ति का मान 10 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आ गई। दूसरा जो इसमें पूछा है वो है वर्क फंक्शन फाई नॉट। ठीक है, फाई नॉट बताना है। तो हमें दे रखा है ये वाली जो वैल्यू है फाई नॉट अपॉन ई के बराबर होती है, और ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 4 दे रखी है। तो यहाँ से ये 4 क्या दे रखी है, ये किस में दे रखी है, ये 4 वोल्ट में। तो ये 4 किस में दे रखी है, वोल्ट में। यहाँ से मैं फाई नॉट की वैल्यू निकालूँ, ये ई इसके गुणा में, सॉरी भाग में, उधर जाएगा तो क्या आएगा, गुणा में। तो ये आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मतलब धातु का जो कार्यफलन दे रखा है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर दे रखा है। क्लियर, तो ये इसका दूसरे का आंसर आ गया, ये पहले का आंसर आ गया। अब तीसरा अपन बात कर रहे थे, तीसरा इसने पूछा है क्या, प्लांक नियतांक। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ढाल जो होता है वो होता है h अपॉन ई के बराबर। तो ढाल बेसिकली क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो ये तो इसका लंब आएगा, लंब मेरे पास कितना दे रखा है 6 - 0, यानी लंब तो दे रखा है इसका 6, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लंब दे रखा है 6 वोल्ट। ठीक है, और आधार है यहाँ से लेके यहाँ तक 25 - 10, 25 में से 10 गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना बचेगा 15 क्या इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ढाल जो आएगा मेरे पास, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। हम जानते हैं कि ढाल m यानी कि tan थीटा बराबर होता है h अपॉन ई के बराबर होता है, थीटा होता है लंब बटा आधार। लंब कितना दे रखा है इसका 6, तो यहाँ से मैं लिख लूँगा 6, और आधार कितना है 15 इंटू 10⁻14, तो 15 इंटू 10⁻14। क्लियर, यहाँ से मेरे को h का मान निकालना है, तो h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा ये E का गुणा हो जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा 6 इंटू ई का मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर 1.6 इंटू 10⁻−19 और अपॉन 15 इंटू 10⁻14। क्लियर, देखिए इसमें जब भाग जा रहा है 3 का, कितनी बार 2 बार, और इसमें कितनी बार 5 बार। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 2 को 1.6 से गया तो 3.2 इंटू 10⁻−19, और प्लस 14 ऊपर जाएगा तो -14 हो जाएगा, ये माइनस का 14, और अपॉन क्या बचेगा 5। क्लियर, -19 और -34 माइनस का 33, तो h बराबर आ जाएगा, इसमें इसका भाग देंगे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 0.6 और 4 इंटू 10⁻34। अगर मैं इसको व्यवस्थित लिखूँ तो ये आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻34, और ये आ जाएगा जूल इंटू सेकेंड। तो प्लांक का नियतांक हमें वही प्राप्त होता है। प्लांक नियतांक की एक्चुअल मान क्या होता है 6.6 10⁻34, और ये भी आता है लगभग 6.4 10⁻34। तो इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन हमने ग्राफ से कर लिया, और ग्राफ से बड़ा इजी भी है। ये ग्राफ अपन इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन दे रखा है जो एज एन असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, तो इसका आंसर जरूर आप मेंशन कीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चन का आंसर मेंशन नहीं करते हैं। सो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में या तो मेंशन कर दो, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे इसका आंसर मेंशन कीजिए। ठीक है गाइस, तो इससे आगे हम डिस्कस करेंगे पदार्थ की द्वैत प्रकृति के बारे में। हमने क्या पढ़ा, हमने प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ा, उसको समझा, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस किए। इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे आगे डिस्कस करेंगे हम हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।